हम लोग डिस्कस करें ड्यूल नेचर ऑफ वेव। वेव का ड्यूल नेचर डिस्कस किया। ड्यूल नेचर से मतलब हो गया कि वेव जो है वो लाइट का ड्यूल बिहेवियर, इट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। कुछ लोग कहते हैं कि लाइट वेव नेचर की है, कुछ पार्टिकल नेचर की। तो उसकी शुरुआत हमने कैसे देखी, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ ताकि रिदम बन जाए। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसने क्या कहा कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। फिर न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद आई मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी, जिसमें उन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है। पूरा लाइट वेव नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, उसमें क्रस्ट एंड ड्रॉप होते हैं, उसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जस्ट लाइक लाइट वेव, लाइट की स्पीड। और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वेव है बट ये वैक्यूम में भी। तो वैक्यूम में इसलिए ट्रेवल क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और अपनी इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम की फिनोमिना एक्सप्लेन की। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। साथ में इस वेव के पैरामीटर को मापने का भी तरीका दिया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर, ये सब हमने देखा। Reflection, refraction, diffraction, interference. These are the 4 phenomena which can be easily explained by the wave nature of light. जब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। देखो वेव से मीनिंग क्या है, साउंड। आप लोगों को जैसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हुए आपके पास पहुंच रहे हैं और आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो साउंड वेव। तो ऐसा ही साइंटिस्टों का मानना था कि सन से जो लाइट आ रही है वो वेव के फॉर्म में आ रही है। किसके फॉर्म में आ रही है? ट्यूबलाइट की जो लाइट है, बल्ब की जो लाइट है, ये एक वेव से, मतलब बिल्कुल वेव की तरह आती है। सो लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। जब ये सब सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गए तो वेव थ्योरी एक स्ट्रॉन्ग बन गई कि हाँ ये सारी फिनोमिना लाइट की। तब तक मार्केट में क्लासिकल फिजिक्स में सिर्फ लाइट की 4 ही प्रॉपर्टी बताती है। बट जैसे जैसे टाइम में एडवांसमेंट आते गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो लाइट के और एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। आप देखें कि whenever an iron bar is heated, gradually and gradually the order, what will be the order of color? मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा RLB या BLR, what will be? जैसे आयरन रॉड को जैसे जैसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर कलर का ऑर्डर RLB होगा या BLR होगा? RLB होगा। क्यों होगा? जब हम गर्म करते हैं, अभी हमने गर्म करना शुरू ही किया है, आयरन की रॉड अभी पूरी गर्म नहीं हुई, तो उस समय जो लाइट निकलेगी इनिशियली रेड होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। जबकि वेव थ्योरी वाले क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऐसा किसने कहा था? मैक्सवेल ने। जो वेव थ्योरी को मानते थे वो सारे फिलोसोफर, वो सब फिजिसिस्ट जो लाइट को वेव मानते हैं, उन्होंने लाइट की एनर्जी को इंटेंसिटी से जोड़ दिया था, ब्राइटनेस से जोड़ दिया था, और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस रेड की सबसे ज्यादा विबग्योर में और किसी में नहीं। विबग्योर की बात करें, जिसको हम देख सकते हैं उसी की बात करें, तो विबग्योर में ऐसा वेव थ्योरी वाले लाइट के अंदर किसकी? रेड की बोलते हैं। बट जब आप आयरन बार को गर्म करोगे तो जैसे जैसे इनिशियली जब गर्म होना शुरू होता है ना, आप लोहे का टुकड़ा गर्म करो, आप अपने घर में भी कर सकते हो, आपको शुरुआत में वो रेड दिखाई देगा। धीरे धीरे वो, मैंने यहाँ लिखा है, वो लाइट येलो है एक्चुअली, एल मतलब लाइट येलो है ना। तो रेड के बाद होगा लाइट येलो, ऐसा रेड के बाद लाइट येलो के बाद ब्लू कलर का एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी जब इतना गर्म कर दिया कि बस वो मेल्ट ही होने वाला है, पिघलने वाला होगा ना, उस पॉइंट पे आपको
आयरन का टुकड़ा, आयरन बार ब्लू नजर आएगा, नीले रेड नहीं नजर आएगा। तो आपको वो ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें से ब्लू फ्रीक्वेंसी निकल रही है जो आपकी आंखों में पहुंच रही है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से, तो आप 10th क्लास में पढ़कर आते हो कि जो कलर क्यों दिखाई देता है ना भाई। तो आपको, आपने अगर रेड कलर का शर्ट पहना है तो किसी को रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद देखने वाले की आइज में रेड फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है, इसलिए बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाती है। ये तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने पहली बार यहाँ पर आकर उन्होंने वेव थ्योरी के ऊपर क्लेम किया कि वेव थ्योरी के हिसाब से तो ऑर्डर होना चाहिए था BLR, लेकिन ऑर्डर है RLB, मतलब R/B ऐसा भी कह सकता हूँ लाइट येलो के लिए। तो R/B का जो ऑर्डर है ये इस बात को शो करता है कि ब्लू की एनर्जी रेड से ज्यादा है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने वालों के पास उसका रीजन नहीं था, दे डोंट नो द रीजन। इसके बाद और एक फिनोमिना आई उनमें, वो थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किसने किया? सर मैक्स प्लांक ने। और उन्होंने एक नई थ्योरी प्रपोज की जिसे कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, उसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ से हम आज शुरू करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से कि व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसके पॉइंट्स लिखेंगे, पोस्टुलेट्स लिखेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के पूरा। So come to the most important part, Planck's quantum theory. After black body radiation हमने ग्राफ पढ़ा था इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, उसके बाद हमारा आएगा Planck's quantum theory। और उसके लिए मैंने बैकग्राउंड को सेट कर दिया। बैकग्राउंड मतलब हमारा क्या होगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कंक्लूजन है वो ये बात को शो करता है कि वेव थ्योरी वाले जो कहते थे कि रेड की एनर्जी ज़्यादा है वो सही नहीं है उनमें, और ब्लू की एनर्जी, वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए, अच्छा दूसरा, जब हम आयरन बार को हीट कर रहे हैं, आयरन बार को जब हीट कर रहे हैं तो कलर क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। यस, पहले आ रहा रेड, फिर लाइट येलो और फिर ब्लू जब आयरन बार। तो ये इस बात को शो करता है कि यहां से डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन रिलीज हो रही है। तो एक वर्ड में फोकस करिएगा जो हमेशा, रेडिएंट एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएंट? रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है निकलने वाली रेडिएशन की एनर्जी। देखो एक होती है लाइट रेडिएशन, एक होती है हीट रेडिएशन। व्हाट इज लाइट रेडिएशन? रेडिएशन फ्रॉम लाइट। यस, रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट, दैट इज लाइट रेडिएशन। यस, जब कोई सोर्स ऑफ लाइट हो, सोर्स हो जो खुद की लाइट बनाता है और उससे निकलने वाली रेडिएशन को कहते हैं लाइट रेडिएशन। मून से की रेडिएशन लाइट रेडिएशन नहीं कहलाती। यस, वो हीट रेडिएशन। क्यों? सन की लाइट उस पर क्योंकि मून जब गर्म होता है और उसके बाद में उसमें से टकरा के जो लाइट आती है, तो आयरन की खुद की लाइट नहीं है। आयरन को पहले आपने गर्म किया, उसके बाद उसमें से कुछ कलर दिखने लगे। तो आयरन को गर्म, धीरे धीरे गर्म करने के बाद जो उसमें कलर की जो दिखने की जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकल रही है उन्हें कहेंगे हीट रेडिएशन। तो दिस पॉइंट शुड बी इन योर माइंड, ऑलरेडी क्लियर कर चुका था डिफरेंस बिटवीन लाइट रेडिएशन एंड हीट रेडिएशन। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी। तो लाइट्स का निकल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलने का मतलब है कि अलग अलग एनर्जी निकल रही है। वेव थ्योरी वाले कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन रिलीज करता है तो वो कंटिन्यूअस रिलीज करता है, मतलब एक साथ एक ही टाइप की, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट हमेशा निकलेगी। यस, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी, एक ही फ्रीक्वेंसी पूरा। सो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। द absorption and emission of energy, radiant energy is continuous। continuous का मतलब एक ही तरह एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा और एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी को इमिट करेगा। लेकिन ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। कोई भी तरह की और
अगर ये अब अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या था, व्हाट द रीजन, इन्होंने कंटिन्यूअस वर्ड बोला ही क्यों? वो जानते थे कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस वर्ड यूज करेंगे मैक्सवेल तो फंस जाएंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस वेव कभी नहीं हो सकती। वेव कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। वेव कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। सो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट यूज द वर्ड डिसकंटिन्यूअस। उनकी मजबूरी भी कह सकते थे कि उनकी जो थ्योरी थी क्लासिकल वेव थ्योरी, उसमें उन्होंने कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया। बट इस एक्सपेरिमेंट ने ये शो कर दिया कि जो हीट रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएट एनर्जी जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब ये डिसकंटिन्यूअस कैसे है? अगर ये डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब लाइट रेडिएशन पार्टिकल नेचर की है, तो फिर वो पार्टिकल कौन है? इन सब क्वेश्चन का आंसर किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। तो सर मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी प्रपोज की, इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसके पोस्टुलेट्स लिख लो। पोस्टुलेट क्या? सबसे पहला पोस्टुलेट है, द फर्स्ट पोस्टुलेट, द रेडिएंट एनर्जी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द रेडिएंट एनर्जी absorbed or emitted, radiant energy absorbed or emitted discontinuously. Second point लिखो, radiant energy is directly proportional to frequency. Radiant energy is directly proportional to frequency. Third point, the absorption or emission of radiant energy, the absorption or emission of radiant energy takes place in the form of small packets, in the form of, ध्यान से सुनना इस लाइन को भाई, in the form of small packets or bundles, small packets or bundles of energy, small packets or bundles of energy. Next point, the small packets or bundles are also known as quantum or quanta. Quantum जब बहुत सारे हैं, क्वांटा जब एक पार्टिकल तो क्वांटम, बहुत सारे पार्टिकल क्वांटम। If radiant energy, next point, if radiant energy is of light energy, if radiant energy belongs to, yes sir, if radiant energy belongs to light, then bundles of packet are known as photons. Bundles of packets are known as photons. Photons, P-H-O-T-O-N-S, photons. अभी मेरे सारे पॉइंट लिखना, मैं समझा दूंगा। Photons, क्लियर है? They are photons. एनर्जी ऑफ फोटोन ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होती है। उसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू इज, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा E इक्वल टू h, एंड दिस h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब अगर कोई कंफ्यूजन है कि ये यूनिट कहां से आई तो वो दीजिए, एनर्जी की यूनिट होती है जूल और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, 1/सेकंड। सेकंड यहां चला गया तो h की यूनिट बन गई, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। Now what is the formula of energy of n number of photon? NH. So energy of
n नंबर ऑफ फोटोन, उसका फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू NH न्यू। n नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू NH न्यू। ठीक है, तो दिस इज अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बहुत सिंपल भाषा में फटाफट से क्लियर करो कि प्लैंक्स ने एक नया इरा शुरू किया, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इन्होंने जो क्लासिकल मैकेनिक्स को खत्म करके एक नया इरा शुरू किया, जब लाइट को पार्टिकल माना गया और पार्टिकल से क्या हुआ, उसे क्वांटम वर्ड यूज किया गया। तो एक नई फिजिक्स ब्रांच की शुरू हुई, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई यहाँ से। तो प्लैंक्स ने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया कि देखो भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये पता चलता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उन्होंने लाइट को पार्टिकल नेचर बताया। क्या बताया? लाइट इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। इस तरह से उनको इस पार्टिकल नेचर को और एक फोर्स मिला, यानी इसको सपोर्ट करने वाली और एक थ्योरी आई। उस फिनोमिना ने पार्टिकल नेचर पे पूरी मोहर लगा दी कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है उनमें, और वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कैसा हो सकता है, उनके बारे में देखेंगे। पहले ये पूरा लिख लेना बोले में, ये तो समझाने के लिए इस फिगर को मत बना देना भाई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटॉन्स, ये वर्ड इसकी स्पेलिंग के लिए लिखा था, ऐसा नहीं कि ये फोटॉन लिखे सभी। जहाँ जहाँ पोस्टुलेट जैसे पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये पूरा लिखोगे। बोले में ये भी मैं हटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे आपको गलती नहीं करूँगा। ये फॉर्मूले का जो इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल सभी हम प्रैक्टिस करेंगे, बट एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद। So come to the topic electronic emission. Electronic emission का मतलब है the process of ejection of electron from the surface of any metal is known as electronic emission. अब कोई भी एटम, कोई भी एक मेटल होगा, मेटल एटम का बना होगा, ये सारे एटम है, ठीक है बेटा? यस। अब एटम, एक एटम को बाहर निकाल के देखते हैं तो ये रहेगा एटम, उसका न्यूक्लियस और उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स। इन सब ऑर्बिट पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आप किसी मेटल को हिट करते हो या उसको कुछ भी करके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें बाहर आने की टेंडेंसी है, और जब तक ये बाहर नहीं आएगा उनमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो करंट तो बनता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर भी आता है। तो किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? प्रोसेस को कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, सिर्फ एआई वाले जिनको कॉम्पिटिटिव देना है, तो इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त हम यहाँ पर दो तरह के बैंड पढ़ाते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और तीसरी टर्म होती है एनर्जी गैप। तो 12th वाले ही इन तीन टर्म्स को सुनना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप। इन तीन के बेस पे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये 12th वालों के लिए बता रहा हूँ, है ना? आपको सेमीकंडक्टर 12th के पार्ट 2 में पढ़ना है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, ठीक है, ये तीन, और इसके बेस पे कंडक्टिविटी का क्लासिफिकेशन, मेटल की सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। तो उन्हीं स्टूडेंट को ध्यान देना है, उसका इससे कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन ये क्लियर होगा तो एडवांस लेवल में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। ये इलेक्ट्रॉनों का जो इमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, ये इलेक्ट्रॉन को, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इमिशन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इमिशन? सेकेंड, हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन? Write down their name and definition. Write down their name and definitions. Then third, what are valence electron? What are valence electron? What are valence electron? Okay. तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की डेफिनेशन हम थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, the process of ejection of electron, the process of removal
or ejection of electron from the outermost shell is known as electronic emission. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक इमिशन 4 टाइप का होता है। कौन कौन से? सबसे पहला थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा फील्ड इमिशन, कौन सा आ गया? फील्ड इमिशन। तीसरा सेकेंडरी इमिशन, the last and fourth photo electric emission। हम डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ेंगे। इन तीनों को डिटेल में क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इनकी कोई डिटेल ही नहीं है, जस्ट सिंपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एक प्रैक्टिकल है, इसलिए उसका पूरा डिटेल है। So thermionic emission, thermionic THERMIONIC, field emission, secondary emission, photoelectric emission। अब thermionic emission का मतलब क्या है? मैं सिर्फ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ओरली लिखवाऊंगा नहीं, आप लोगों को इन चारों की डेफिनेशन लिखना है, समझ में? हाँ, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक की लिखेंगे तो भी चलेगा, बट 12th में बहुत काम आएगी थर्मल। द प्रोसेस ऑफ इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड ड्यू टू हीट, दैट इट इज नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। मतलब if electronic emission is takes place due to heat, किसी सब्सटेंस को गर्म करके अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए तो उसे कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन। ये कहलाएगा थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है? आपको किसी इलेक्ट्रॉन को गर्म किया। फील्ड इमिशन क्या है? मान लो ये मेटल है और ये मेटल के एटम इलेक्ट्रिक, तो मैंने क्या करा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके ऊपर डायरेक्ट करंट नहीं लगा है, इसको गर्म भी नहीं कर रहे, बस इसको फील्ड। जैसे आप सबको बताया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल रिपेयर करते हैं, यस। तो आप जब दो मैग्नेट को पास में लाते हो, देखो आपके हाथों पे एक फोर्स लगता है ना, ये मतलब इसका पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है। तो जिस तरह से दो मैग्नेट हमारे हाथों को, इंसान के हाथों को अगर हिला सकते हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को भी बाहर निकाल सकती है। सो इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज फील्ड इमिशन। मींस इलेक्ट्रॉनिक इमिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फील्ड इमिशन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी इमिशन? इसी और मेथड सेकेंडरी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से निकालना। हम ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक तेजी से दूसरे इलेक्ट्रॉन की बमबार्डिंग की, तो उसकी वजह से ये बाहर आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, वो तो ऑलरेडी बाहर थे। तो हमने क्या करा कि जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो सेकेंडरी हो ना, ऑलरेडी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, बट उसकी हेल्प से हमने और एक को बाहर निकाल लिया, मतलब इनडायरेक्ट निकाला, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। क्योंकि जो पहले से बाहर है वो प्राइमरी, और जो दूसरा बाद में आया वो सेकेंडरी। नहीं समझे? तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। एंड द लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, द इलेक्ट्रॉन, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन in which the ejection of electron takes place due to sunlight, due to light radiation, ऐसा भी कह सकते, sunlight लेकिन गलत हो जाएगा, due to light radiation is known as photoelectric effect। photoelectric मतलब उनमें तो लाइट की वजह से होने वाला इमिशन, उसे क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये चारों डेफिनेशंस क्लियर। आपको क्वेश्चंस में जो टाइप लिखना है कि ये 4 टाइप का होता है, इन चारों की पूरी डेफिनेशंस लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ उनके क्वेश्चन, तो पहले आप स्पेस छोड़ दीजिए और स्पेस छोड़कर क्वेश्चन लिख लीजिए। सो ये सारी डेफिनेशंस लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बढ़िया से आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग।
Define the following. First, photoelectric effect. सेकेंड, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको डिफाइन करना है फर्स्ट. सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन. थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोर्थ, वर्क फंक्शन एनर्जी, और जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. वर्क फंक्शन एनर्जी फोर्थ पोजीशन में लिखिए. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई नॉट. ठीक है, वन बाय वन देखते हैं पूरा ये क्या होता है. व्हाट आर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आराम से पहले डेफिनेशन सब सुनोगे फिर लिखोगे. अभी लिखना नहीं है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. देखो, जब किसी भी मेटल की सरफेस पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि फोटॉन्स जो होते हैं उनमें एनर्जी होती है. तो ये एक मेटल है और ये मेटल के एटम है. उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है. तो जब इसके ऊपर कोई लाइट रेडिएशन टकराएगी तो जो लाइट रेडिएशन है वो सब एनर्जी. वो जब एनर्जी इसको मिलेगी तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए. अल्टीमेटली एनर्जी. देखो, गर्म करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, फील्ड से खींच रहे थे तो भी एक एनर्जी लगाई, सेकेंडरी इमिशन में भी एनर्जी लगाई. अब हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इफ the process of ejection of electron with the help of radiant energy, light radiant energy, is known as photoelectric emission, and this phenomena is known as photoelectric effect. मतलब जो डेफिनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन की है उसके पीछे बस आपको क्या वर्ड लगाना है. This phenomena is known as photoelectric. The electron which is ejected due to photoelectric effect is known as photoelectron, and the current which is produced due to photoelectrons are known as photoelectric current. मान लो कि आप जरा ध्यान से सोचो कि एक मेटल की सरफेस पे आपने बहुत सारी एक साथ लाइट एनर्जी भेज दी, कंटिन्यूअस भेज लो, एक के बाद एक आते जाइए, तो क्या होगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन उसका दूसरा, फिर इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. And the flow of electron is known as current. मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ बाहर आ जाए तो वो फ्लो होंगे तो क्या बनेगा, करंट. हाँ या नहीं, ये बात समझ रहे हो. तो दिस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट. बट किसी भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास मान लीजिए ये मेटल है और आपने इसके सामने बल्ब जला दिया, बोले देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है. तो आप ऐसा नहीं कि आयरन के ऊपर ट्यूबलाइट, आयरन की रॉड लेके ऐसे ट्यूबलाइट में खड़े हो जाए इलेक्ट्रॉन निकलेगा. जिंदगी भर खड़ा रहोगे तब भी नहीं निकलेगा. तो ये क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए, एनर्जी. ठीक वैसे ही देखो, जैसे आप सीधी सी बात है, आपको चॉकलेट खाना है, डू यू वांट टू ईट चॉकलेट. तो मैं ऐसा नहीं कि दुकान वाले के वहाँ जाके खड़े हो गए और वो उसके दुकान पे आपको बॉक्स दिख रहा है और उस बॉक्स में से चॉकलेट बाहर कब आएगी, जब आप उसको पैसे दो. अगर आपको 5 रुपये वाले डेयरी मिल्क खाना है तो 5 रुपये उसको देना पड़ेंगे, तो आपको एक डेयरी मिल्क मिलेगी. बहुत सारी खाना है तो आप अमाउंट बढ़ाते जाइए, आपको डेयरी मिल्क ज़्यादा मिलते जाइए. एक तरीका क्या है कि पैसे दे दो. दूसरा तरीका है कि उस दुकान के मालिक के बच्चे को खुश कर दो, उसको बता दो. तो ये सब तो दूसरे तरीके हुए ना उन्हीं में. फिर एक तरीका होता है गरम करना, मतलब लड़ लो उससे उन्हीं में है. तो किसी दुकानदार की दुकान से जैसे चॉकलेट निकलवाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो चारों तरीके यहाँ लिखे हैं. उसमें से सबसे इज्जतदार तरीका है पैसे देके, जो इज्जतदार तरीका यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ये हमारी एनर्जी लो और तुम उसके बदले हमको इलेक्ट्रॉन, तो लाइट एनर्जी आई
उसने इलेक्ट्रॉन दिया। लेकिन हर चॉकलेट का रेट अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रॉन 5 रुपए दिए तो छोटा सा टुकड़ा दे देगा, 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, है ना, जैसे किसी को सेल खाना है, किसी को सेलिब्रेशन खाना है, तो सबका अमाउंट क्या है, अलग अलग है। मतलब चॉकलेट की वैरायटी के साथ में वो बदलते जा रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब कि आप जो चॉकलेट के ब्रांड भी अलग अलग होते हैं, है ना, डिफरेंट ब्रांड। ऐसे ही मेटल भी अलग अलग होते हैं। मेटल भी, आप सिल्वर के मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, गोल्ड से निकाल रहे हो कि आयरन से निकाल रहे हो। अब आप सबको पता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एज कंपेयर टू आयरन। मतलब सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू आयरन। नहीं समझ? तो सिल्वर में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये मतलब तो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऐसी कितनी मिनिमम, अब हमारी डिमांड क्या है कि हमें तो बस चॉकलेट खाना है, मिनिमम मेरे पास कितने रुपए हों कि मुझे चॉकलेट मिल जाए। तो देखो मैंने कहा ना कि दुकानदार अलग अलग होते हैं। किसी दुकान पे 5 रुपए से कम की चॉकलेट होती ही नहीं, किसी दुकानदार के पास आपको 1 रुपए की चॉकलेट मिल जाएगी, उस दुकानदार 1 रुपए में 2 भी दे देते हैं, मतलब वो हो गई 50%। तो जिस दुकानदार के यहाँ 50 पैसे में मिल रही है वहां पर आपको मिनिमम कितने पैसे चाहिए, 50। अगर आपके पास 50 पैसा है तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, मिनिमम मिनिमम ये होगा। मैक्सिमम तो जितने होंगे उतना आप कितना भी रखो, फिर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जिस दुकानदार के यहाँ 5 रुपए से कम की चॉकलेट नहीं मिलती और आप वहां 1 रुपया लेके खड़े हो गए, क्या होगा, देगा क्या? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए भी ले जाओगे तब भी वो आपको चॉकलेट नहीं देगा। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द एक्सटर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the surface of any metal is known as work function energy or threshold energy। किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगने वाली मिनिमम, बस बाहर निकालना है, यहाँ पे लगा फ्लो नहीं करना है, करंट नहीं बनेगा। अभी इस इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं, इसको दौड़ाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी। तो ये सारी घटनाएं कैसे पता चली, ये हम कैसे देख सकते हैं। तो वर्क फंक्शन एनर्जी की डेफिनेशन की है, आपको ये चारों डेफिनेशन मैंने बता दी। अभी इस क्वेश्चन के नीचे चारों डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बना रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ मुझ में। और बड़ा चमत्कार देखेंगे, ये है स्विच बोर्ड, ये वायर और ये है फैन। याद है, मैं इस फैन को घुमाना चाहता हूं बट बीच में से वायर टूट गया है। वायर जोड़े बिना इस फैन को घुमाना है। वेरी हाई प्रेशर, वो ठंडा होता है ना जो कंडीशन में, मैंने हवा नहीं चलाना है, सब प्रेशर कम कर जो बिजली होती है ना, जो वो आपने सिखाया था, वो वाली मेथड यूज करते यार। मतलब वायर बीच में से टूट जाए तब भी करंट पास होता है। ऐसी ही कुछ घटना वापस से घटने वाली है उसमें, वो हम अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे उसमें, ठीक है। अभी देखो एक्सपेरिमेंट को बहुत आराम से लेना, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ये रियल एक्सपेरिमेंट का फिगर है, मैं इसे अलग लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि बीच में से वायर टूट जाए और फैन घुमाना है, तो ये क्या कहना चाह रहा है वही हम समझे। तो ये बैटरी है, अब बैटरी से हमने एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये अमीटर है। अमीटर किसी भी डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हुआ दिखे, समझना कि अमीटर इज दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। बहुत छोटे से छोटे करंट को भी ढूंढ लेते हैं। अगर माइक्रो में भी करंट, मतलब हल्का सा भी करंट होगा ना, तो फटाफट डिफ्लेक्शन आने के पता चल जाएगा ये करंट है। तो ये जो करंट को डिटेक्ट कर लेता है, कैन डिटेक्ट, और ये पूरी डिस्चार्ज की है, डिस्चार्ज वैक्यूम की, मतलब हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है
और सबसे मजे की बात ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे सर विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा हूँ, तो वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे एटम डाले गए थे और यहाँ अब कोई एटम नहीं। दिस इज योर कैथोड। ये जो मेटल है, इस मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जिसे पॉजिटिव से कनेक्ट किया है वो कलेक्टर कहलाता है। द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कलेक्टर। और ये एमिटर। अब यहां पर मैं स्विच बना देता हूं। ये स्विच है, देखो अगर यहां से यहां वायर कनेक्ट कर दूं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि ये वायर यहां से कनेक्ट हो जाए और स्विच ऑन करूं, तो ये एमिटर ऐसे घूमने लगेगा, डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अभी एमिटर में स्विच ऑन है, फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि वायर बीच में से हटा दिया है ही नहीं, यहाँ कनेक्शन टूट गया ना, तो डिफ्लेक्शन आएगी। बट क्या देखा कि जब इसके ऊपर लाइट डाली, अब 3 बार एक्सपेरिमेंट को किया गया। कितनी बार? नहीं, समझाने के लिए, ओरिजिनल में 3 बार होगा, आपको समझाने के लिए। एक बार हमने इसके ऊपर रेड लाइट डाली, रेड लाइट बहुत देर तक डालते गए, रेड लाइट कंटिन्यूअस रेड लाइट डाल रहे हैं, 2-3 बड़े-बड़े हैलोजन लगा दिए रेड लाइट के, मतलब ना बहुत सारे रेड लाइट के सोर्स लगा दिए। एमिटर में कोई डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। येलो लाइट डाली, जैसे ही येलो लाइट का बल्ब ऑन किया, येलो लाइट ऑन किया, ये एमिटर ने थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिया। ध्यान से सुनना, एमिटर में क्या आया, यहां से फिलोसोफर का दिमाग खराब हो गया कि येलो लाइट डालते ही इसमें डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और सर्किट तभी कंप्लीट हो सकता है जब या तो वायर बीच में से जुड़ गया, पर वायर तो किसी ने जोड़ा ही नहीं। बट इसका मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुए और इलेक्ट्रॉन यहां गए, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ, ये एमिटर घुमा। बस समझा? तो ये लेकिन थोड़ा सा घुमा, वापस अपनी पोजीशन पे आया, फिर येलो लाइट डालो, घूमता है वापस अपनी पोजीशन पे। लेकिन जब हम ब्लू लाइट डाली तो कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन दे रहा है। और बल्कि इसका मतलब ब्लू लाइट डालने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट निकल रहे हैं और एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इसको आप इस घटना से समझ सकते हो। ये जो पूरी डिवाइस रखी है, ये जो फैन वाली है और यहाँ फैन है, ये आपका घर में जो सीलिंग फैन होता है उससे निकला हुआ एक वायर, और ये स्विच बोर्ड से निकला वायर, बीच में वायर, जब वायर जुड़ जाता है तो ये फैन घूमने लगता है। तो समझिए कि हमने इसके बीच में रेड लाइट डाली तो नहीं घुमा, लेकिन जब येलो लाइट डाली तो बस थोड़ा सा घुमा और बंद हो गया। ठीक है, मतलब झलक दिखला जा, तो एक थोड़ी सी झलक दिखी और अपने इमेज रेसिंग में गायब हो गए। आपको पता ही नहीं इमेज रेसिंग में क्या मार्केट में ना, ये नहीं। लेकिन जब ब्लू लाइट डाली तो मस्त बढ़िया पंखा घूम रहा है और हवा भी दे रहा है, तेजी से घूम रहा है। अब इसमें तो ऐसा कैसे हो? व्हाट इज द रीजन? येलो लाइट सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, उसे मुंह यहां तक नहीं पहुंचा सकता। ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया और भाई साहब को यहां पहुंचा दिया। कुछ आ रहा है समझ में? तो येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ बराबर है। वो सिर्फ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे। मिनिमम एनर्जी चाहिए थी ना, मिनिमम। जैसे मैंने कहा कि एक दुकान है, दुकान में मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम कितना होगा? तो येलो लाइट के बराबर आपके पास पैसा होगा तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, चॉकलेट मिल जाएगी। लेकिन ब्लू लाइट होगी तो भंडार आ जाएगा, भंडार वही में है ना। मैं आप किसी दुकानदार के पास जाओ और उसको 1 लाख रुपए दे दो, लाओ चॉकलेट पूरी, ठीक है, तो भाई साहब को खुद ही हट जाएगा वहां से, ले लो। क्योंकि उसके बाद जो दुकानदार के पास जनरली तो चॉकलेट रखी होती 10,000, 15,000, 20,000 की, अब तुमने उसको 1 लाख ही दे दिया तो खुद ही वहां से हट गया। चॉकलेट नहीं, जितनी लेना है सब ले जाओ। फिर बात समझ आई कि ये ब्लू लाइट कुछ वैसे ही है। उसको हंसी मजाक में नहीं लेना, आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने का तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको ये याद रहे।
कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है। और ब्लू लाइट की वजह से कंटिन्यूअस करंट का प्रोडक्शन शुरू हो गया। बट क्या येलो लाइट से फिर कभी करंट प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा येलो है। तो वो कैसे होगा ये सब देखना है। ये कैसे हो रहा है, हाउ इट्स पॉसिबल, इस सब पूरी फिनोमिना को दिस फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वाज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि प्लैंक्स कह कर गए थे कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किसकी बनी हुई है? और हर पार्टिकल की एनर्जी होती है। The energy of this particle, which is known as photon, is directly proportional to frequency. And one photon is responsible for the removal of one electron. एक फोटॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, और एक रेडिएंट एनर्जी कई सारे फोटॉन की बनी होती है। सन से निकलने वाली एक लाइट आती है ना, उसमें ढेर सारे एक की वजह बहुत सारे फोटॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब एक फोटॉन से टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फिर दूसरा फोटॉन टकराएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कुछ बात समझ आ रही है? और लाइट रेडिएशन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन से बनी हुई, पर हर फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? तो रेड की फ्रीक्वेंसी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, लेकिन येलो वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, उसमें इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर इतनी एनर्जी है। तो ये आइंस्टीन ने प्योर मोहर लगा दी कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल इन, लाइट शोज पार्टिकल इन। क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन कभी, क्योंकि एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल ही बाहर निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन पे आप वेव डालते तो वेव कभी भी पार्टिकल को बाहर निकाल नहीं सकती। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, अब देखो आपको ये तो समझ में नहीं आएगा कि हमको इसको लिखना कैसे। तो ना तो ये एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आएगा, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। फिर बोले सर पढ़ाई है क्यों? इसके बाद का जो टॉपिक है वो इस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट है, तो आपको इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट यू विल राइट इट हियर उनमें कि दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, उनमें सॉरी ये एनोड है, ये कैथोड है। उनमें आपके whenever a light of red frequency, then there is no flow of electron and ejection of electron, but as soon as the yellow light is incident on the metal surface, then a that is a deflection emitter will appear for a short moment. This shows that yellow light can remove the electron, just remove the electron, just electron निकलेगा और उसके बाहर आके बैठ जाएगा, बस आगे बैठ गया, मूव नहीं करेगा, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। But when a blue light is incident, then a continuous current will form. This is known as photoelectric current. But this experiment of conclusion, this experiment prove that or show that light show particle in, light is particle in. Conclusion याद रखना है आपको कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? लाइट इज ऑफ पार्टिकल। कंक्लूजन ये लिखना है, लाइट इज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। लाइट पार्टिकल नेचर की, लाइट पार्टिकल नेचर की होती है। क्लियर है? तो दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये फिगर बनाना है, इसके नीचे कंक्लूजन लिखना है उसमें, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पहले फिगर बनाना है, पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहो अच्छे से लिख सकते हो वो लिखें, ठीक है? ओके, नाउ कम टू द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया वो देखो कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसमें उन्होंने क्या लॉजिक दिया, और इलेक्ट्रॉन का जस्ट रिमूव। एग्जाम में इसे कैसे पूछा जाता है मैं वो आपको बताता हूँ। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम में? प्रूव दैट डेरिवेशन की h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस k, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस k, या फिर इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है phi इक्वल टू phi नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
प्रूव के फॉर्म में आएगा, आपको प्रूव करना है। अब इसे घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछ सकते हो भाई। देखो जहां जहां मैंने न्यू लिखा है ये वी नहीं है, ये न्यू है, एच न्यू मैंने मतलब वी लिख दिया, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रूफ करेंगे पहले स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein, the energy of incident light, energy of incident light is equal to the sum of threshold energy, sum of threshold energy and kinetic energy of ejected electron, and kinetic energy of ejected electron. Second point, the ejection of electron is takes place only and only when the ejection of electron is takes place only and only when light of threshold frequency incident on the surface of metal. Light of threshold frequency is represented by nu naught. Incident on the surface of metal. Incident on the surface of metal. Okay. Next point. If energy of incident light is more than threshold energy, then only in this case electron have certain kinetic energy and it will move towards anode by itself. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Photoelectric current depends on intensity of incident light. Because on increasing intensity, the number of photons increases, and that's why we can say that current depends on intensity, not on frequency. Photoelectric current depend on intensity, not on frequency. समझो इस पॉइंट को। अभी तक के पॉइंट तो सब समझ में आते जाएंगे। ये यहाँ क्या पॉइंट है? अभी तक जो पॉइंट है वो तो नॉर्मल पॉइंट है।
एक्सपेरिमेंट पे फोकस करो, फिर से एक्सपेरिमेंट को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं इसको खुद भी करूँगा। ये आपका मेटल है, ध्यान से देखना भाई, ये मेटल की सरफेस है और ये आपका कलेक्टर है, जहाँ यानी आपका एनोड है, ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ बैटरी लगी हुई है और बैटरी के टर्मिनल को पॉजिटिव बनाया है। अब आपको खुद ही को लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि इसको पॉजिटिव क्यों बनाया है। जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से समझना, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खुद चल के आया तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद चल के तब आएगा जब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसमें क्या होगी। मैंने येलो लाइट, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो येलो लाइट की लाइट डाली तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसमें एनर्जी नहीं। लेकिन अब मैंने, अब विप्योर पे आ जाओ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आने लगेगा। येलो से ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी किसकी है, ग्रीन की है। मतलब ग्रीन में इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालेगा ही, साथ में आगे भी बढ़ाएगा। तो मैंने येलो के बाद ग्रीन लाइट डाली, तो ग्रीन लाइट, अब आप ग्रीन, आप सोचते हो कि मैं ग्रीन से ब्लू कर दूं, ब्लू से इंडिगो कर दूं, फ्रीक्वेंसी को बदलने से करंट नहीं बदलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहे हैं। समझो, देखो मैं क्या, अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। करंट किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट। इलेक्ट्रॉन को निकालता कौन है, फोटोन। जब आप येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से इंडिगो या वायलेट करोगे तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं होंगे। जब आप ग्रीन डाल रहे हो तब भी 50 फोटोन डाल रहे थे, जब आप ब्लू डाल रहे हो तब भी 50 फोटोन डाल रहे हो, इंडिगो डाल रहे हो तब भी 50, वायलेट डाल रहे हो तब भी 50, बट इन सबकी 50 की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा, देखो जब येलो लाइट डालते हैं तो एमिटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता ही नहीं, आई गेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही आया बस, ठीक है, बहुत देर बाद। ग्रीन डाला तो डिफ्लेक्शन आया, मान लो ग्रीन लाइट डालने पे डिफ्लेक्शन 10 सेकंड बाद है, येलो लाइट में 20 सेकंड बाद है, 20 सेकंड के बाद डिफ्लेक्शन किसमें, एमिटर में। ध्यान से रखना, अगर ये सब माइंड से निकल गया तो पूरा चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। चैप्टर मतलब ज्यादा पोर्शन है ना, 12 येलो में 20 सेकंड के बाद, ग्रीन में 15 सेकंड के बाद, ब्लू में 10 सेकंड के बाद, इंडिगो में 5, वायलेट में 1 सेकंड तुरंत। बताओ, जैसे वायलेट लाइट डाली 50 की 50 इलेक्ट्रॉन फटाफट वहां पहुंच गए, पर पहुंचे 50 ही, और एमिटर में रीडिंग लिखी हुई होती है। एमिटर जैसे अपने स्पीडोमीटर होता है ना, मिली में लिखी होती है, तो वैसे ही एमिटर क्या होता है, दिखाता है कि कितना करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आप कोई भी लाइट डालो, हर बार वो दिखाएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हुआ। जितना मैं रैंडम मन से कुछ भी वैल्यू बता रहा हूँ भाई, तो रियल को समझो, ठीक है, तो बड़ा लिख दिया 1 माइक्रो एम्पियर कि ये लाइट डालने पर 1 माइक्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। या आपको एक रैंडम किस पे से लिखा होता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. माइक्रो में लिखा होता है, माइक्रो एम्पियर, क्योंकि ये माइक्रो करंट को भी पहचान लेता है। इतना कम 10⁻⁻⁶ पावर का करंट प्रोड्यूस हुआ, इतना कम क्वांटिटी का करंट भी एमिटर डिटेक्ट कर लेता है उनमें। तो इतना कम करंट को जब डिटेक्ट कर रहा है, इतना कम क्वांटिटी का भी, तो ये देखा गया कि ब्लू डालो, इंडिगो डालो, वो 1 माइक्रो एम्पियर ही दिखाता है। बट यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर आ गया 1 सेकेंड में, यहाँ पे आया कितने टाइम। कुछ बात समझ में आ रही है, आइंस्टीन का ये पॉइंट बहुत दमदार था, जिसने उसकी थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता, टाइम कम हो जाएगा, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, रेट बढ़ेगा, करंट नहीं बढ़ेगा। मतलब frequency of incident light is directly proportional to kinetic energy but not on current। ये समझिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना। क्यों, क्योंकि देखो मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 जूल चाहिए,
अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं बताऊँ। ये रहा मेटल और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, एटम का ये इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। मान लो दुकानदार ने चॉकलेट 50 रुपए की है, लाइक तो वैसे ही 50 जूल की एनर्जी चाहिए। अब आपने एक लाइट भेजी 50 जूल की, क्या होगा? बाहर ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, आके बैठा है, बस बाहर ही आएगा। बाहर ही आ रहा है और वो धीरे धीरे यहाँ क्यों पहुंच रहा है पता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। धीरे 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 खींचते खींचते खींचते, मतलब खुद से नहीं आ रहा है, ये जबरदस्ती ले जा रहा है। आओ, क्योंकि मेरे पे प्लस चार्ज, तुम पे माइनस चार्ज है, तो प्रकृति का नियम है, पास में आना ही पड़ेगा, बस जबरदस्ती, वो खुद से नहीं आया। अभी मैंने क्या करा, 60 जूल की एनर्जी है, 10 जूल बहुत आगे बढ़ेगा, 10 जूल तक आगे बढ़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत इसको खींचना पड़ेगा। 70 जूल, 80 जूल, 90 जूल, 100 जूल की जब एनर्जी डालोगे तो क्या होगा? वो 50 से तो बाहर आएगा और बचे हुए 50 से आगे भागेगा। इसको खींचने की जरूरत ही नहीं है, आओ हम ही तुम्हारे पास आ जाए। ये भाई साहब का कोई रोल ही नहीं बचा ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं हम क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पहुंच गया, वो खुद ही पहुंच रहा है। अबे आप खुद ही 100 का हिसाब लगा लो कि मैंने दुकानदार को 100 रुपए दिए और 50 रुपए में चॉकलेट बाहर आ गई, 50 रुपए बच गए, तो 50 प्लस 50 100 ही हुए ना, मतलब थ्योरी प्रूव हो गई नहीं आया क्यों उलझ गए? ठीक है, तो दूसरी जगह लेके आओ, इक्वेशन से छोड़ दो, वापस मेरे पॉइंट पे आ जाओ। अभी इक्वेशन पे मत जाओ, डेरिवेशन को साइड में रख दो। फिर से पॉइंट जो समझा रहा था वहां पर आओ। मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। करंट बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। करंट किससे बढ़ता है? इंटेंसिटी। ब्राइटनेस बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट व्हाइल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी वाला पॉइंट दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी वाला लिख लो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या समझे? जितनी ज्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी। जबकि वेव थ्योरी वालों ने सब कुछ उल्टा बोला था, ठीक है। वेव थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट एक्सपेरिमेंट, और ये रियल एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिख रहा है, जो ये शो कर रहा है कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर। क्या दिखाता है? पार्टिकल नेचर। तो अब मैं इस इक्वेशन को प्रूफ कर देता हूँ। 2 स्टेप का डेरिवेशन है, डेरिवेशन है ही एक्चुअल में, ये कॉन्सेप्ट है, आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। जैसे सब बच्चे अपने अपने घरों में हिसाब देते होंगे ना, जैसे वहाँ वैसा ही कि अगर पिताजी ने आपको घर से निकलते वक्त 100 रुपये दिए और शाम को आपसे 100 रुपये का हिसाब पूछा कि भैया मैंने कितने दिए थे, 100 रुपये दिए थे, तो आप उस 100 रुपये को कैसे लिखते हो कि 100 रुपीज़ इक्वल टू पहला खर्चा उन्हीं में ऑटो वाले के 20 रुपये, ठीक है। दूसरा खर्चा 20 रुपये, 30 रुपये के पॉप, ठीक है। आदमी एक से 3 पॉप क्यों खाए, ठीक है। एक खाया है, 200 खिलाया, एक खिलाने वाले को खिलाया, तो ये 20 और 30 50 हो गए। 20 रुपये का क्या किया, बोले चाय पानी दारू वारू को खर्चा हो गया। तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया कि 20 रुपये यहाँ खर्च हुए, 30 रुपये यहाँ खर्च हुए, 20 रुपये बचे हुए का है, बोले बचे जेब में पड़े हैं। तो आपका इस तरह से पूरा हिसाब बन जाता भाई, बोलो भाई कितना हो गया? 30 रुपये बचे, 70 हो गए, 30 बचे, हो गया। ठीक ऐसा ही इंसिडेंट लाइट को हिसाब देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, उसको, उस इलेक्ट्रॉन को हिसाब देना पड़ता है। जैसे ये रहा मैटर, ये उसकी सरफेस के एटम, जो बात समझ में आ रही है? यस। मान लो मैंने यहाँ इस इलेक्ट्रॉन पे एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए चाहिए 50 जूल। लाइट आई कितने की? 100 जूल की। जैसे ही 100 जूल का फोटोन इससे टकराया, फोटोन
जैसे 100 जूल का फोटोन टकरा रहा है, क्या हो रहा है? 50 जूल। 50 रुपए खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो बचे 50 रुपए थिएटर में ले जाने में। काइनेटिक एनर्जी। आए नहीं, काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है। Yes. तो 100 रुपए इक्वल टू हो गए 50 प्लस 50। 100 रुपए इक्वल टू बाहर निकालने की लगने वाली एनर्जी मतलब फाइन नॉट, और भगाने वाली काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। प्रूव हो गया ना। Yes. तो h nu is represent energy of incident photon, h nu not energy required to remove ejected electron, 1 electron in kinetic energy। प्रूव हो गया। तो इसको थियोरेटिकली प्रूव करना है, ऐसा डेरिवेशन नहीं लंबा चौड़ा, बाय कॉन्सेप्ट आपको ये प्रूव करना है। लेकिन सिंबल की मीनिंग दिस इज h nu रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, photon h nu not एनर्जी ऑफ removal of इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब h nu not किस पे डिपेंड करता है? मेटल पे। अब आप खुद ही सोचिए कि मेरे पास दो मेटल है, एक आयरन का और एक सिल्वर का। सिल्वर का जल्दी निकलेगा, सिल्वर को कम चाहिए ना, जल्दी निकल जाएगा। नहीं समझेगा। यस अरे बोलो नहीं मैं तो इनिशियली टू मूव बोलते ही नहीं हो। Yes. सो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अभी इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ तक का आप इसको पढ़ के रखोगे, चाहो तो क्वेश्चंस ट्राई भी कर सकते हो, बट एक बार मैं करा दूंगा तो आपको उसमें इजीली रहेगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ कर रखो। क्वेश्चंस करने के बाद बोर मॉडल के बाद रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स का एक्सप्लेनेशन जो बोर ने दिया वो हमें पूरा देखना है। ओके, सो थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, मुझे मान के चलिए कि 1 और 2 आवर्स का समथिंग ये चैप्टर, देन इट विल बी फिनिश।